अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं रेलवे कॉलोनी गुरुद्वारा सिंह सभा में रहता हूँ और साथ में मेरे फादर जो है वो पिछले 35 साल से गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। बंगला साहब गुरुद्वारे में 35 साल उन्होंने वर्क किया। साथ ही पिछले 16 साल से रेलवे कॉलोनी गुरुद्वारा है, वार्ड नंबर 14 में, उसमें लगातार हेड ग्रंथी साहब की सेवा निभा रहे हैं। बलविंदर साहब जी, आप पहले एक एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट रहे हैं, और अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आपने इलेक्शन लड़ने का जो फैसला लिया है वो अचानक हुआ या कुछ वजह रही इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक लिया हुआ फैसला है। पहली बात तो मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। मेरा शुरू से राजनीति इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सोशल रिफॉर्म पे मैं लगातार काम करता रहा, बट लगातार जिस प्रकार से गुरुद्वारों के अंदर हो रहा है उसको देख के थोड़ा सा ये लगा कि यार हम पूरे देश को सही करने की बात करें, लेकिन अपना घर जो है, जो अपना वो है, वहाँ पे ही सिस्टम एकदम बिगड़ चुका है। आपको कैसे लगता है क्या सिस्टम? तो जैसे कि मैंने बताया, मैं गुरुद्वारे से ही जुड़ा रहा हूँ शुरू से। मेरे फादर गुरुद्वारे में, बंगला साहब गुरुद्वारे में 35 साल तकरीबन पाठी की सेवा उन्होंने करी है, 35 साल, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने बंगला साहब में लगा दी। साथ में 16 साल से हम लगातार ये रेलवे कॉलोनी जो गुरुद्वारा है वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। मैं फादर के साथ कीर्तन भी करता हूँ मैं लगातार। तो रागी की भी सेवा मैंने करी है। बंगला साहब में 4.5 साल मैंने वर्क किया है लगातार पाठी सिंह का। मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे जो पार्टियों के हालात है वो बहुत ख़राब है। अगर हम बात करें तो पार्टियों के साथ जो जो सम्मान होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जो अगर हम बात करें बंगला साहब करें या सीकर साहब गुरुद्वारे की बात करें, फिर सिख कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, देखिए सारे तो अमीर लोग हो नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये कहा जाता है सिख कम्युनिटी कभी मांग के नहीं खाती। यह हकीकत है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो कहीं ना कहीं इस समय कमज़ोर भी है। तो हम ये कहते थे कि जो गुरुद्वारे के जो अपने गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े हुए जो स्कूल हैं, वहाँ पे सिख कम्युनिटी के जो बच्चे, उनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। क्योंकि चलते ही गुरुद्वारे में जो दान आता है, जो गुरुद्वारे के अंदर जो सेवा आती है, ये गुरुद्वारे के जो स्कूल चलते उसी से रहे ना। जब ये उनसे चल रहे हैं तो फिर ये 6-6 हज़ार रुपये हम लोग कहाँ से लाए? अब मान लीजिए मैं ही गुरुद्वारे के ग्रंथी का लड़का हूँ, मेरे पास कहाँ से लाऊं? मेरी 10-11 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में? जो आप फीस कम करने की मांग कर रहे हैं या फ्री करने की मांग कर रहे हैं? हम एजुकेशन फ्री करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एजुकेशन फ्री होनी चाहिए सिख बच्चों के लिए। जब वो माइनॉरिटीज स्कूल है, गुरुद्वारे से चलने वाले स्कूल है, तो वह एजुकेशन फ्री क्यों नहीं है? मैं आप चलिए, मेरे साथ पहाड़गंज की जो जनता है, जो पब्लिक है, संगत है, वो जब रिक्वेस्ट करती है, वो बार बार ये कहती है कि भाई हम लोग कैसे पाले? अगर 6-6 हज़ार रुपये तनख्वाह अगर फीस देंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाए कैसे? यानी कि क्या ये होना चाहिए कि जो गुरुद्वारे के जो स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, वहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब जो सिख परिवार उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? गुरुद्वारे के अलग अलग हर वार्ड के अंदर अलग अलग कई कई गुरुद्वारे हैं। एक गुरुद्वारे के ग्रंथी का भाई जी का लड़का मुझे दिखा दो जो गुरुद्वारा हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ता हो, एक बच्चा। 7,000 की नौकरी करने वाला, 6-7 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला गुरुद्वारे का भाई जी, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। कैसे देगा जब फीसें इतनी महंगी करी हुई है? स्कूल और कॉलेज में मैनेजमेंट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च की आवश्यकता भी होती है, तो आपको क्या लगता है कि फ्री से एजुकेशन करने के बाद में कुछ बर्डन जो है ये कौन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ लंगर की सेवा हमें चलानी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन लंगर के साथ इतना भी ना किया। लंगर चलाते रहे, हमें कुछ खर्चा जो लंगर हम चला रहे हैं, जब हम दूसरे कामों में हम यूज कर सकते हैं, तो अपने सिख समाज के बच्चों को एजुकेशन फ्री क्यों नहीं कर सकते? किसी भी घर को, याद रखिए, किसी भी मकान को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी बहुत अच्छी है। इसी तरह अगर सिख समाज को आगे बढ़ना, तो सिख समाज के बच्चों को पढ़ लिख कर आगे भी बढ़ना होगा। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे स्कूल्स हैं, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज स्कूल का हम करेंगे क्या जहां पर हमारे बच्चे ना पढ़ पाए? जहां पे जो पूरी जिंदगी अपनी लगाते थे गुरुद्वारे के जो भाई जी हैं, या मान लीजिए मैं बंगला साहब शिक्षण गुरुद्वारे की पाठी की बात करता हूं, मैं वहां के कितने पाठियों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं? जो गुरुद्वारे को, जो सिखिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे स्कूलों को करेंगे क्या हम लोग? तो मेन मकसद आपका इस इलेक्शन में आने का यही है कि जो शिक्षा को हो उसको फ्री किया जाए? नहीं, मसले कई है, क्योंकि देखिए नॉर्मल मैं क्योंकि जो असली मुद्दे मैं उन पर बात कर रहा हूँ जी। असली मुद्दे क्या है? एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हर गरीब जो सिख परिवार है उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी परिवार तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका बच्चा पढ़ा लिखा होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें, आज ये कहते हैं हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, कहते हैं गुरुद्वारा कमेटी के अंदर हमने रोजगार दिया,
लेकिन जब वहीं पे उन्हीं परिवारों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, वो अपना रोज अपनी जीवनी कैसे करें। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के टीचर्स रात दिन रोते रहे कोरोना काल में कि हमें सैलरी दे दो, सैलरी दे दो, लेकिन जितने लोग थे वो करप्शन कर करके अपने घर भरते रहे, लेकिन जो गुरुद्वारे में सेवादार हैं या एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है, वो उनकी अपनी मांग होती है, घोषणा होती है। आपकी क्या घोषणा रही और क्या आपकी क्या जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें क्या क्या है? मैं मैनिफेस्टो पे बात नहीं करता, कभी भी मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट ये है कि आप करना क्या चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालेगी, मैं उन सवालों को उठा रहा हूं जो जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि आज बंगला साहब के अंदर, मैं बंगला साहब फिर जा रहा हूं क्योंकि मेरे जो क्षेत्र में है, सिख कम्युनिटी का जो सिखिज्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं, ये भाई लोग गुरुद्वारे के भाई जी पार्टी सिंह ही करते हैं। आज उनकी स्थिति क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझोगे तो सिखिज्म को आप लेकर कहां जा रहे हो। मुझे इतना बताइए कि एक पाठी सिंह, चाहे वो बंगला साहब हो, शीशगंज गुरुद्वारा हो या रकाबगंज हो, कहीं भी हो, वो पूरी जिंदगी बंगला साहब इन पाठ की सेवा करते निकाल देता है, पूरी जिंदगी। लेकिन उसे मिलता क्या है आखिरी में? जब कमेटी मेंबर का मन हुआ, जिसे रखना चाहेंगे रखेंगे और जिसे निकालना चाहो उसे निकाल के बाहर कर देते। उनके लिए कोई पेंशन की सुविधा नहीं। क्यों नहीं पेंशन मानते? अरे सर, अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं ना कहीं पर और आपने 10-15 साल लगा दिए तो उन्हें भी पेंशन दी जाती है। लेकिन यहां पे हालात ऐसे हैं कि गुरुद्वारे की सेवा करने वाला एक पाठी जो 30-35 साल पूरी जिंदगी लगा दे, बुजुर्ग होकर यहां से मर जाता है, उसे पेंशन तक नहीं दी जाती। मैं उन गुरुद्वारे के वर्कर्स के लिए कह रहा हूं कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए जब वो पूरी जिंदगी करते जो ये आप पैसा करप्शन में करते हैं। क्योंकि लगातार देखा है तमाम जितनी कमेटी अब तक रही उनमें उन्होंने करप्शन किया है, उन पे एफआईआर चल रहे हैं, उन पे केस चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं। वो पैसा करप्शन में ना करके उस पैसे का जितने भी गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं या पाठी सिंह हैं जो अलग अलग गुरुद्वारों में हैं, इनके भविष्य के लिए काम क्यों नहीं होता, इनके बच्चों के लिए। मुझे बताइए कितने गुरुद्वारे के जो पाठी हैं, ये बंगला साहब, शीशगंज, रकाबगंज, माता सुंदरी, इनके परिवार वालों को इन्होंने रहने की जगह दी है? एक बात कही जाती है कि जो सिखिज्म है वो सेवा भाव रखता है, कभी भी बेगारी का काम नहीं करता, अपना आत्मा सम्मान रखता है। तो आपको जो अपनी बात ने कही है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू भी नजर आती है। क्या क्या आपको लगता है कि सिखिज्म में राजनीति घुस चुकी है? देखिए, मैं इस चीज को नहीं कहूँगा। ये बात सच्चाई है कि हमारे गुरुओं ने 10वें भाग जो कमाई का जो 10 है उसको सेवा में लगाने की बात कही है। मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और इसे होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो आपके अपने एम्प्लॉयज हैं, आपके जो अपने कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी किन की है? गुरुद्वारों को चलाना है, गुरु घर को बचाना है, तो गुरु घर के वजीरों को भी आपको बचाना होगा। अगर गुरु घर के वजीर नहीं होंगे तो सिखिज्म आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस बात को लिख लीजिएगा कि वो नेता सिखिज्म को नहीं चलाता, ये गुरु घर के वजीर सिखिज्म को आगे बढ़ाते हैं। आज बना क्या दिया है कि राजनीतिक सत्ता चलाने की कोशिश कर रही है सिखिज्म को, और इसीलिए जो करप्शन बार बार हो रहा है, जो गुरु घर की गोल के उनकी चोरियां हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रहा है कि राजनीतिक लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। आपका क्या मानना है कि अगर आप इस सत्ता में काबिज होते हैं तो आप इन सब चीजों को दूर कर पाएंगे? देखिए, याद रखिएगा, गरीबी का एहसास उसे होता है जो गरीबी रहा हो। भरे हुए पेट को खाली पेट के दर्द का एहसास नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेरी जिंदगी पूरी इन्हीं गुरुद्वारों के अंदर निकली है, गुरुद्वारे में सेवा करते हुए निकली है, मेरे फादर के साथ निकली है। मुझे पता है गुरुद्वारे के अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, हमें किन किन चीजों पे काम करना चाहिए और किन चीजों पर होना चाहिए। लेकिन जिनके खुद के बिजनेस, जो बिजनेसमैन लोग हैं, आपको लगता है वो बिजनेस के अलावा दूसरी जगह पे ध्यान देंगे? मुझे एक बंदा बताइए जो अपने बिजनेस के अलावा कोई चीज पे ध्यान दिया हो। ये जो मेंबर जीत के जाते हैं, मुझे बताइए इलेक्शन के बाद 4 साल कहां रहते हैं ये लोग? चुनाव से 6 महीने पहले निकलते हैं, जिस तरह बरसाती मेंढक निकलते हैं, माफी चाहूंगा शब्द गलत है, लेकिन जिस तरह बरसात में बरसाती मेंढक निकलते हैं उस तरह ये पॉलिटिशियन निकलते हैं। क्या हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाए और चुनाव से 3 महीने पहले आके कहता है कि मैं गुरु का सेवक हूं, मैं वजीर हूं, मैंने सेवा का मौका दूं? 25 तारीख को इलेक्शन है,
आपकी जो संगत है, आप उसको क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, मेरी पार्टी है सिख सद्भावना दल, हजूरी रागी भाई बलदेव सिंह वडाला जी अमृतसर वाले। उनका एक ही मानना है कि सिख राजनीति को हटाइए और सिख नीति को लेकर आइए। सिख नीति गुरु घर के वजीर ही लेकर आ सकते हैं, जो उस जिंदगी को जिए हैं, उन्हें भी पता है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। मैं तो संगत से ये अपील करूंगा कि इस बार आपको एक बात का पता है, ये पता है, चाहे सरना साहब रहे हो, चाहे जीके साहब रहे हो, चाहे सिरसा साहब, ये तीनों राजनीतिक दलों पे करप्शन का केस है, गुरु की गोलक चोरी का आरोप है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस हाई कोर्ट का आदेश है, इनके ऊपर केस है। इनके ऊपर केस भी तब बनता है, ये केस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट कहता है इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्यों नहीं अब तक एफआईआर हो रही इन पर? तो हाई कोर्ट इनके ऊपर एफआईआर करवा रहा है, यानी चोरी तो कर रहे हैं ना। अब एक बात बताइए, जो पैसा गुरु की गोलक में जाता है, जिसका जो पैसा गुरुद्वारों की सेवा में लगना चाहिए, गुरुद्वारे के अंदर वो पैसा लगना चाहिए, वो पैसा इन्होंने अपने घरों में लगाया है। अब गुरुद्वारे के अपने घरों में लगाने वाले जो लोग हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे चोरों को आप दोबारा मौका देना चाहेंगे? मैं तो संगत से अपील करूंगा, अगर दिल से गुरु महाराज को मानते हो ना, गुरु ग्रंथ साहब को अगर आप दिल से मानते हो, एक बार गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर हाथ रख के बोलते कह दीजिए कि गुरु घर के जो चोर हैं, जिन्होंने चोरियां करी गुरु की गोलक से, क्या आप उन्हें वोट देना चाहेंगे? अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के पूछिएगा, बताइएगा कि जो लोग 4 साल में आपके लिए कभी खड़े नहीं हुए, और दूसरी बात जिन्होंने गुरुद्वारे की गोलकों की चोरी की हो, क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे? इस बार लड़ाई गुरुद्वारों को बचाने की है, तो फैसला आपको करना है कि किसका साथ देना है, किसका नहीं। हम अपील कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी हाल में मैं आपको बता दूं, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे बार बार ये लोग कहते हैं कि एक सवाल आज भी मुझे फोन आया, और फोन करके कहते हैं आप तो हिंदी बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, ये सवाल उठा। मैं कहा हाँ बोलता हूं हिंदी। कह रहे फिर आप सिक्खी को कैसे लेके जाओगे? मेरा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहां के भी लोग हिंदी बोलते हैं, यहां के सिख परिवार हिंदी बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का रहने वाला हूं, 850 गांव है मुरादाबाद में, वो सब हिंदी बोलते हैं। बिहार में अलग जगह है जहां हिंदी बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ब्रज भाषा के थे, जिसे आज भोजपुरी कही जाती है। गुरु रविदास जी हिंदी बोलते थे, जो गुरु ग्रंथ साहब में जिनकी बाणी लिखी हुई है। शेख फरीद जी की पंजाबी नहीं थी। तो जब अगर आप मेरी हिंदी पर आपको आपत्ति है, तो कह दीजिए गुरु गोविंद सिंह जी आपके गुरु नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में जो बाणी लिखी गई है, उसमें आधे से ज्यादा हिंदी बोलने वाले निकाल दीजिए अगर आपने दम हो। और आपने दम है, मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं पार्टी वालों को, उन लोगों को, गुरु ग्रंथ साहब पे हाथ रख के कह दीजिए और ऐलान करवा दीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा का और दक्षिण में मध्य प्रदेश वगैरह के जो सिख हैं, वो सिख आपके अपने नहीं है। कह दीजिए वो सिख नहीं है। अगर आप में इतनी हिम्मत है कहने की, तो मुझे मत लड़ने दीजिए चुनाव, कह दीजिए आप भी सिख नहीं है। मेरी पहचान मेरे कामों से है। जब बंगला साहब गुरुद्वारे में पार्टियों की ड्यूटियां करती थी, यूपी के वगैरह की, तो रिक्वेस्ट लेके मैं लड़ता था वहां पर, मैंने लड़ाइयां लड़ी है। आज हम लोग लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? पंजाब वालों की यूपी वालों से लड़ाई करा रहे हैं, बिहार वालों की यूपी वालों से लड़ाई करा रहे हैं। ये पंथ को बांटने का काम है, यहां भाषा की लड़ाई नहीं है, यहां गुरुद्वारे और सिखिज्म को बचाने की लड़ाई है। तो फैसला आपको करना है कि हमारे साथ चल देना है या गुरु की गोलक चोरी करने वालों के साथ जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।